हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीसीएस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर साइंस इज रिक्वायर्ड, so दिस टॉपिक बिकम्स important फॉर यू ऑल। है ना, हम हमेशा बोलते हैं इन सारे जो भी सिविल सर्विसेज में अपेयर हो रहे हैं कि उन्हें 12th की एनसीईआरटी का ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आज हमें 12th की एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। अभी आपके रेगुलर जो लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर्स जितने भी पार्ट्स होंगे इसके, उसमें हम सारी चीजें देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और जो भी रिलेटेड चीजें हैं विच आर नेसेसरी कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बतानी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, इफ यू हैवन सीन, अगर आपने लास्ट का जो पार्ट था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जिसमें जेनेटिक्स वाला पार्ट भी कवर था, इफ यू हैवन सीन दोज लेक्चर्स, आई रिकमेंड यू टू वॉच दोज लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से था वो भी भूल जाता है कभी कभी, तो वो सारी चीजें भी आपके लिए जरूरी हैं। इफ यू आर फ्रैंक विद दोज टर्मिनोलॉजीज तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप डायरेक्टली इस पे जंप कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसे पढ़ें, वो सारी चीजें स्किप करके। सो एक ओवरव्यू रहेगा इस पर, इस टॉपिक पर। ठीक है, उसको ही हम फॉलो करेंगे, जो भी आपका सीक्वेंस वाइज चीजें हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। राइट, तो सबसे पहले अगर आपको टॉपिक का नाम समझ लेना चाहिए कि अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है ना। सबसे पहली चीज आपको यही जाननी जरूरी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या हम इसे बोल सकते हैं जेनेटिक डिसीजेस भी। ठीक है, ये क्या है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू ऑल्ट्रेशंस और एबनॉर्मेलिटीज इन द जेनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आपके सामने एक डेफिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आप टर्म जेनोम को समझ लीजिए कि जेनोम क्या है। राइट, तो अगर मैं जेनोम टर्म के बारे में आपको बताऊं, वैसे तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है लेकिन अभी हम लिंक करके पढ़ने वाले हैं। तो जेनोम क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल है। तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम उसका सम कर देंगे, ठीक है, अगर इतने सारे जेनेटिक मटेरियल था, इसका हमने सम कर दिया, तो सम ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज जेनोम। वही क्या होता है, उसको जेनोम बोलते हैं। और ये जो जेनोम होता है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में या एक इंडिविजुअल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसलिए अगर इन्हीं जेनोम में कोई ऑल्ट्रेशन या एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो ह्यूमन जेनोम है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो ह्यूमन जेनोम में फर्स्ट पार्ट जो इंक्लूडेड रहेगा दैट इज कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए। ठीक है, ये हो गया आपका कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए के आपके जीन्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है, आपके नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं डीएनए के। तो नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए, तो ये दोनों चीजें हैं कि आपका जो जेनोम है वो ये चीजें इंक्लूड करेगा। इसके बाद ही जेनोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जेनोम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक तो आपकी ये न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल है, आपके अंदर सेल्स हैं, है ना, प्लांट सेल भी है और आपके अंदर ह्यूमंस वाले जो सेल हैं वो सेल हैं और उसमें न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में जो भी जेनोम प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डीएनए कहेंगे। उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर डीएनए कह रहे हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है। ये दो टर्म्स आपको तभी याद रहेंगे अगर आपने सेल्स, जो हमने बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं ना साइंस में, अगर आपने वो सारी चीजें देखी हैं तो आप लोकेशन को इमेजिन कर पाएंगे। जितना बढ़िया तरीके से आप लोकेशन को इमेजिन कर पाएंगे उतने लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हमें कुछ चीज याद नहीं रहेगी, फिर तो रटने वाला काम हो जाता है कि अब आप कितना मेमोराइज कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है डीएनए तो उसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहेंगे। राइट, तो ये दो टर्म्स याद रखिएगा कि अगर जेनोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस पे देन इट इज नोन एज न्यूक्लियर डीएनए। अगर ये प्रेजेंट है जेनोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे तो देन इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। राइट, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब
It may be caused by a mutation in a single gene or multiple genes. जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों कॉज हो रहे हैं? क्योंकि म्यूटेशन होता है। अब ये टर्म जो है ना, जब कोविड आया था तो उस टाइम पर हम क्या देख रहे थे कि अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के। कहीं आपका ओमिक्रोन वेरिएंट आ रहा है, ठीक है, कहीं आपका डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, कितने दुनिया भर के आपने वेरिएंट्स सुन लिए होंगे। तो वो क्यों हो रहा था? म्यूटेशन के कारण हो रहा था। म्यूटेशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का सीक्वेंस है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तो उसे क्या क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। और जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे वो भी किस वजह से कॉज होंगे? क्योंकि किसी एक सिंगल जीन में या तो म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अब वो चेंजेस अनफेवरेबल होंगे इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है, या मल्टीपल जीन्स में आपको ऑल्टरेशंस या चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। इसके बाद आ जाते हैं आपके जेनेटिक ऑर्डर, जो डिसऑर्डर्स होंगे वो हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रेजेंट होंगे बाय बर्थ से, राइट। तो एक साइड आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट बाय बर्थ, इट मींस इनेट है, इनहेरिटेड है, राइट। हमने दो टर्म्स पढ़े थे लास्ट आपका जो पार्ट था इसके पहले, उसमें हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक तो इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, इनेट कह लीजिए, और एक एक्वायर्ड होते हैं, कुछ एक्वायर्ड ट्रेड्स हमने पढ़े थे। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बर्थ से ही प्रेजेंट है, मतलब ये इनहेरिट किए होंगे किसी भी व्यक्ति ने उनके पेरेंट्स से, राइट। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एग्जाम्पल है। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया इस टाइम पे काफी न्यूज में बना हुआ है क्योंकि एक जीन थेरेपी इसके लिए बना डिस्कवर की गई है, जो भी है। तो साइंटिस्ट ने जीन थेरेपी को लेकर ये न्यूज में बना हुआ है। इन द अपकमिंग लेक्चर्स जब हम हेमोफीलिया पे जाएंगे तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि न्यूज में अभी क्या चल रहा है, राइट। सिकल सेल एनीमिया काफी कॉमन है, तो ये जो होता है वो प्रेजेंट बाय बर्थ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो लाइफ टाइम में एक्वायर हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? किसी पर्टिकुलर जीन में कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ होगा, या फिर कुछ सर्टेन केमिकल्स के एक्सपोजर में आया होगा वो व्यक्ति, किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगा, जैसे सिगरेट स्मोक हो जाता है, यूवी रेडिएशन से कंटिन्यूसली इतना पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो एक्सपोजर हो रहा है इस तरीके के एडवर्स एनवायरनमेंट पर, तो उसके कारण भी आप लाइफ टाइम में कोई ना कोई डिसीज लोग एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंसर इज वन सच डिसीज जो इस तरीके से एक्वायर्ड की जा सकती है लाइफ टाइम पे, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले इसके आगे, इतना आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि यहाँ तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम इसको कुछ चीजों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी चीजें हैं जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो सारे नेम्स हैं, आपके टफ टफ से नेम दिखेंगे, ये क्या होता है यार, बट आगे के लेक्चर्स में हम सारी चीजें कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की टाइप की बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये किसी एक सिंगल जीन में म्यूटेशंस होने के कारण होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर किसी सिंगल जीन में होने के कारण भी म्यूटेशंस होने के कारण हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशंस होने के कारण हो सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच म्यूटेशन अकर इन अ सिंगल जीन, राइट। और इसको हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, आगे मेथड देखेंगे, उसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि सारे जो नाम है, क्योंकि ये कॉमन नेम्स हैं, कि हेमोफीलिया न्यूज में है तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, राइट। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये भी क्या है? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इस तरीके की फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया है, एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, राइट। इसके बाद आ जाता है सेकेंड टाइप आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किससे होते हैं? अगर या तो क्रोमोसोम जो हैं आपके सेल्स में प्रेजेंट हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, या क्रोमोसोम्स के जितने नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 23 हैं, 23 पेयर्स होते हैं ना, तो 23 पेयर्स और टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स से। तो अगर क्रोमोसोम्स जिस तरीके से दिख रहे हैं उनका स्ट्रक्चर जिस तरीके से था, अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर था, अब नहीं, पहले सोचिए कि ये बहुत स्मूथ सा स्ट्रक्चर था, अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल गया है पूरा। एग्जाम्पल बता रही हूँ, सपोज कर लीजिए ऐसा है। या फिर नंबर्स थे तो नंबर में ऑल्ट्रेशन आ गया, मान लो 23 था, ठीक है, 23 और 23 का पेयर बन रहा था, बट कोई बीच में ऐसा क्रोमोसोम है जो डबल हो गया,
या कुछ डिलीशन हो गया, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो ऑल्ट्रेशन इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जो भी डिसऑर्डर कॉज होगा, दैट इज नोन एज क्रिमिनल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। समटाइम्स होल क्रोमोसोम्स इज गेन्ड और लॉस्ट, या तो पूरे क्रोमोसोम्स गेन कर लिए हैं ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा, या फिर पूरे क्रोमोसोम्स जो थे वो ही लॉस्ट हो गए हैं। यूजुअली ये जो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक फैटल होता है एंड ये इफेक्ट करता है बहुत सारे जीन्स को, राइट। अब इसमें कौन कौन से नेम हैं जो कॉमन नेम्स हैं, आपके मेजर एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी हैं, और ये सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो डाउन सिंड्रोम का नेम आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, एब्सेंस हो सकता है। तो एडिशन ऑफ अ क्रोमोसोम 21, डिटेल में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आपके 23 पेयर्स थे, तो 23 में जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो एक बार और ऐड हो गया हो, डुप्लीकेशन टाइप का हो गया, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि जहां पर एक जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसका एब्सेंस है, तो उस डिसीज को क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। फिर लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है कि एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में एडिशन हुआ क्रोमोसोम नंबर 21 का। टर्नर्स में क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस था, और यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक्स क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, राइट। इतना भी क्लियर रखिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड इज मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक डिसीज, ठीक है। बेसिकली इनहेरिटेड होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टर्म का मतलब समझा दूं। पॉली से आपको समझ रहा होगा बहुत सारा, ठीक है। तो ये, और जीन्स मीन्स तो आप जानते ही हैं, तो पॉलीजेनिक मीन्स क्या होता है, एक ऐसा जेनेटिक पैटर्न ये बन रहा है जहां पे मल्टीपल जीन्स किसी एक सिंगल ट्रेट और कैरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। ये क्या है, एक सिंगल ट्रेट है, या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर बोल सकते हैं, और ये सिंगल ट्रेट को बहुत सारे जीन आ गए, मल्टीपल जीन्स आ गए, और मल्टीपल जीन्स इस सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। और यही क्या है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मींस मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक डिसीज है, कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जीन म्यूटेशंस के कारण ये जो मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक डिसीज है ये होती है। अब एग्जाम्पल में बहुत कॉमन है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं बहुत ज्यादा, हार्ट डिसीज, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है। अल्जाइमर्स डिसीज कुछ टाइम पहले न्यूज में था, मे बी यूएस ने कुछ वैक्सीन या फिर कुछ ड्रग्स बनाए थे शायद इसके लिए, तो कुछ ड्रग बनाए थे और उसका ट्रायल स्टेज में था, ऐसा समथिंग, मुझे अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये न्यूज में था। फिर ओबेसिटी है, ठीक है, विच इज अ मॉडर्न डे प्रॉब्लम, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, जो आपका अर्थराइटिस होता है। तो ये जो सारी डिसीजेस हैं ये क्या है, मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक डिसीज है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये जीन में म्यूटेशन आ रहे हैं, तो इन सब की वजह से हो रहा है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये। अब यहाँ पे जो नॉन न्यूक्लियर मीन्स, एक तो हमने न्यूक्लियर डीएनए पढ़ा था उसमें नहीं हो रहे हैं, जो हमने दूसरा पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वहां पे जाकर अगर म्यूटेशंस हो रहे हैं तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, ये जो फैक्ट है, एक पॉइंट ऐसा यूपीएससी ने पूछा भी था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा किससे इनहेरिटेड होता है, मदर से इनहेरिटेड होता है, बच्चों में आता है, राइट। अब कुछ ऐसी डिसीजेस के नाम है जो इसके वजह से हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की वजह से हो रहे हैं। तो लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रोपी, थोड़े से आपको डिफिकल्ट नेम्स लगेंगे, ठीक है, याद भी नहीं होंगे क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम उतने ज्यादा सुनते भी नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं याद होते हैं। तो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विथ रैग्ड रेड फाइबर्स, फिर माइटोकॉन्ड्रियल एसेंफेलोपैथी एंड लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो गए। बाकी जो तीनों के हमने पढ़े हैं वो नेम्स थोड़े इजी भी हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सबके साथ ही दिक्कत आती है बट हमें करना पड़ता है, राइट। इसके बाद से आ जाते हैं पहली, देखिए अभी हमने जो चार चीजें पढ़ी है ना, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े। एक हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स,
थर्ड हमने क्या पढ़ा, तो थर्ड हमने पढ़ा मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीज आप लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस 4 पढ़े। इसमें से अभी हम सेकेंड वाले को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए यहाँ पर मूव करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड सिंड्रोम्स की, तो टाइप्स होते हैं इसके। अब इसके दो टाइप्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स में या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बदल सकता है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बदल रहे हैं तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी आ रही है, मीन्स जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है या तो वो किसी तरीके से डैमेज हो जाएगा, टूट फूट गया है, ठीक है, ब्रोक डाउन हो गया है, या फिर यहाँ पे ऑल्ट्रेशन आ गया है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो दो टाइप्स देख लिए क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी में, इसके स्ट्रक्चर में या नंबर्स में। कैटेगरीज आपको समझनी होगी कि कैटेगरीज कैसे होता है। तो सबसे पहले होती है एन्यूप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी मीन्स क्या होता है, इस टर्म को समझिए कि एनोप्लॉइडी क्या होता है। तो ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर एक सेल जो है, ठीक है, उसमें जो उसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो एबनॉर्मल नंबर्स में आ जाते हैं। मतलब वैसे तो 46 होने चाहिए ना पेयर, अगर हम मिलाकर बात करें कि टोटल 46 होने चाहिए, बट टोटल 46 नहीं, या तो इससे ज्यादा हो जा रहे हैं, कुछ डबल हो गए हैं, या फिर इससे कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी। सो एनोप्लॉइडी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर अ सेल हैज एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉट इक्वल टू 46, 46 के इक्वल नहीं रहते हैं। तो अगर 46 के इक्वल नहीं है भाई, तो कभी कभी क्या होगा, एक तो कंडीशन आएगी इसमें कि एक तो कंडीशन आ रही है कि एक्स्ट्रा कॉपीज फॉर्म हो गई हैं किसी क्रोमोसोम की, है ना, नंबर्स बढ़ गए हैं इसलिए 46 से ज्यादा हो जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कॉपीज जब फॉर्म होती हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी का कहा जाता है। और इसमें आप कैसा देखेंगे पैटर्न, 2n+1, हम ऑड नंबर्स के लिए ऐसा यूज करते हैं ना। तो ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1 हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज ऐड हो जा रही हैं क्रोमोसोम्स की। और दूसरा जो आपका कंडीशन होता है इसमें, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कॉपीज मिसिंग हो क्रोमोसोम्स की। तो अगर मिसिंग कॉपीज हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, मोनोसोमी, ये कंडीशन जो है यहाँ पे कैसा फॉर्मूला आपका यूज होगा, 2n-1 यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस हो रहे हैं कुछ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो एनोप्लॉइडी बता दी, एनोप्लॉइडी में दो कंडीशंस बता दी, एक्स्ट्रा कॉपीज ऐड हो रही हैं क्रोमोसोम्स की जब 46 से ज्यादा हो जा रहे हैं तो ट्राइसोमी कंडीशन होता है 2n+1। अब यहाँ पे आपकी n की वैल्यूज आप रख सकते हैं, 1 रख दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑड नंबर पे चल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे ट्राइसोमी तो एक्स्ट्रा ये बता दिया, मोनोसोमी में मिसिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेकेंड वाली मिसिंग कॉपीज हो जाती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी, याद रखिएगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है, और ये जो एनोप्लॉइडी वाली कंडीशन है ना, बेसिकली इससे क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे आपने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनको बर्थ से ही डिफेक्ट्स होते हैं, तो बर्थ डिफेक्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर मिसकैरेजेस हो जाते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट थे बट मिसकैरेजेस हो गए। तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसी कंडीशन की वजह से आ रही हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हुए हैं, एनोप्लॉइडी वाली कंडीशन आई है। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं हम पॉलीप्लॉइडी पर। पॉलीप्लॉइडी क्या है, एक हेरिटेबल कंडीशन है ये भी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या सेल के पास टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से ज्यादा क्रोमोसोम्स अगर हो गए तो उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। एक ऑल्टरनेटिव वे और मैं बताती हूँ आपको, कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर साइटोकाइनोसिस, साइटोकाइनोसिस टर्म सुना है जब अपने सेल डिवीजन वगैरह पढ़ा था। तो अगर साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, सेल डिवीजन ही होता है। तो अगर सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है और उसका फेलियर हो जा रहा है, तो इसकी वजह से सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो इंक्रीज हो जाता है। So this results in increase in whole set of chromosomes, whole set of chromosomes में changes आ जाएंगे, increase आ जाएगा,
और इसके ये ज्यादातर किस में होता है, जो ऐसी कंडीशन बनती है कि साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो मोस्ट कॉमनली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे भी, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो ब्रेड व्हीट हेक्साप्लॉइड फॉर्म होता है, मतलब मैंने क्या बताया, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। ठीक है, 6 सेट्स हो जा रहे हैं ब्रेड व्हीट में। बनाना की अगर हम देखेंगे तो ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो रहा है, 3 सेट्स, दो से ज्यादा कितने हो गए, 3 सेट्स। स्ट्रॉबेरी प्लांट, प्लांट मैंने बोला ना कॉमनली एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में ऑक्टाप्लॉइड फॉर्म होता है, मतलब दो से ज्यादा 8 सेट्स फॉर्म हो गए इसमें, तो ये हो गया पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन। अब इस टॉपिक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये चीज मिस करनी चाहिए। राइट, इसके बाद आप देखेंगे इम्पैक्ट। अब ये होने से आप इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो एबनॉर्मेलिटीज कॉस्ट डिसीजेस और सिंड्रोम्स। ऑब्वियसली इस तरीके की अगर एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, एनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशंस बन रही हैं, तो इसके वजह से डिसीजेस होंगी, कुछ ना कुछ सिंड्रोम्स डेवलप होंगे, और सिग्निफिकेंटली ये फेनोटाइप्स को ऑल्टर कर लेंगे। फेनोटाइप क्या होता है भाई, फेनोटाइप अगेन इट्स अ टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले पढ़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ फेनोटाइप क्या है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप बाहर से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सामने से दिखेगी, वो होता है फेनोटाइप। तो इट इज एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसका कुछ भी फिजिकल जो आप सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका कुछ बिहेवियर ट्रेड्स है जो आप बाहर से उसको देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट, ठीक है, ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है विच यू कैन ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद उसका बिहेवियर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका हेयर कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ हार्मोन के लेवल्स आपको दिख रहे हैं कि वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसकी वजह से उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप की उसको डिसीज होने लग रही है, तो ये फिनोटाइप्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर एबनॉर्मलिटीज आएंगी, कुछ सिंड्रोम या डिसीज होगी, तो उसके फिनोटाइप्स में ऑल्ट्रेशन दिखाई देने लगेगा, तो इम्पैक्ट यही पड़ रहा है। इसके बाद देखिए कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे और चीजें देखते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैसे कैसे हुई, पहले तो या तो डिलीशन हो जाता है, तो या तो कोई भी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ हो जाएगा, और इसके वजह से अगर क्रोमोसोम का ऐसा सेट था और बीच में मान लीजिए ऐसे क्रोमोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो है वो डिलीट हो जाता है, या तो ये वाला जो है अब जो सेट बनेगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ, ये ब्रेक ऑफ हो गया तो शॉर्टेन हो जाता है, ये जो भी है सेगमेंट है। एग्जाम्पल क्या दिया इसका, रेटिनोब्लास्टोमा। डिलीशन की वजह से जो डिसीज या डिसऑर्डर हो रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक तरीके का आई कैंसर है, जो आई का बैक वाला पार्ट होता है ना, वहां पे शुरू होता है, और वहां पे जो बैक ऑफ द आई वाला पार्ट है, वहां पे जीन्स में कुछ चेंजेस होने लगेंगे, और मतलब आपके नॉर्मली आपके जीन्स में चेंजेस हुए तो बैक ऑफ द पार्ट ऑफ द आई को अफेक्ट करेंगे ये, और जो रेटिना सेल्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट, रेटिना सेल्स क्या होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। तो रेटिना सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग, अगर ये ग्रो होंगे तो क्या होगा, बेसिकली ट्यूमर फॉर्म होने लगेगा, और यही क्या है, कैंसर है, और जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। अब ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है, रिंग क्रोमोसोम्स फॉर्म कर सकता है अगर दोनों एंड्स डिलीट हो जाएंगे, तो दोनों एंड्स डिलीट हो जाएं और ये वापस से री अटैच होकर ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये इस तरीके से है ना, तो ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाए कुछ एंड यहाँ से अलग होकर, तो इस तरीके से रिंग क्रोमोसोम्स भी फॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद सेकेंड होता है डुप्लीकेशन, कि अगर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाए, तो डुप्लीकेट कैसे होंगे आपको ये देखना है कि यहाँ पे था 1 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके वापस क्रोमोसोम थे लेकिन 1, ये सेकेंड वाला जो है वो रिपीट हो गया, 2 बार 2 आ गया, फिर 3 और 4, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया, तो सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज रिपीटेड, जिसके कारण क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके का जहां पर ऐसा डिसऑर्डर जहां पर डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, उसका एक एग्जाम्पल है चारकोट मैरी टूथ डिसीज। नाम टूथ डिसीज है, बट ये एक नर्व डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो होता है आर्म्स के बेसिकली या लेग्स की, ह्यूमंस में आर्म्स और लेग्स की जो नर्व्स होती है उनको डैमेज कर देता है, जिसे हम बोलते हैं चारकोट मैरी टूथ डिसीज। क्यों हो रही है, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है किसी जीन्स का, ठीक है,
क्रोमोसोम्स का, सॉरी, डुप्लीकेशन हो रहा है किसी क्रोमोसोम का, और यहाँ पे किसका डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 17। टोटल 23 पेयर्स है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो 17 है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। फिर इसमें इन्वर्शन भी हो सकता है कि क्रोमोसोम इन्वर्स हो जाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 ऐसा था, तो नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर बनेगा, है ना, नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर बनेगा उसमें 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो ऐसा सेगमेंट डिटैच होगा, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा और रीअटैच कर लेगा ऑपोजिट ओरिएंटेशन में। अगर रीअटैच कर लेगा तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्शन। और इसमें क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, क्रोमोसोम की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, बट जीन ऑर्डर जो था वो रिवर्स हो गया। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो इन्वर्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर कॉज होता है, दैट इज RCAD सिंड्रोम। ठीक है, RCAD सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीनल, ठीक है, रीनल सिस्ट एंड डायबिटीज है। रीनल सिस्ट एंड डायबिटीज इसका एक एग्जाम्पल है। रीनल हम किस टर्म का यूज करते हैं, जब हम किडनीज की बात करते हैं, रीनल टर्म यूज करते हैं ना किडनीज के लिए। सिस्ट का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, सिस्ट में आउटर वॉल टाइप की फॉर्म हो जाती है। एंड डायबिटीज, तो इसका मतलब समझेंगे ये एक रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज है, ठीक है, जहां पर किडनीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इज अ रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन द किडनीज। तो हम उसे क्या बोलते हैं, RCAD सिंड्रोम, विच इज रीनल सिस्ट एंड डायबिटीज सिंड्रोम, राइट। इसमें कौन से नंबर का इन्वर्शन हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर 17 का इन्वर्शन हो रहा है, इसकी वजह से RCAD सिंड्रोम हो रहा है। और RCAD सिंड्रोम, चारकोट मैरी टूथ डिजीज, रेटिनोब्लास्टोमा, ये सारी क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन टर्म का मतलब समझिए, a segment of a chromosome attaches to another chromosome। ट्रांसलोकेट हो गया कि अभी यहाँ था, अब दूसरे क्रोमोसोम से जाकर ये अटैच हो गया, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन मीन्स मटेरियल्स का मूवमेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ द प्लांट से किसी दूसरे पार्ट में चला जा रहा है, राइट। या फिर किसी मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है विद इन अ प्लांट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लांट का नहीं लेना है। तो जेनेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं क्रोमोसोम्स में, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है मटीरियल्स का, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, है ना। बेसिकली आप इस टर्म का मतलब समझते हैं। अब अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो इट कैन लीड टू मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्रोमोसोम्स की जगह बदलेगी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो किस तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉमन लाइफ में, लुकीमिया, ठीक है, इस तरीके ये हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, अगर इस तरीके की चीजें आई, ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है सिजोफ्रीनिया डिसीज, का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है तो सिजोफ्रीनिया डिसीज हो जाता है। इसके बाद से डाउन सिंड्रोम हो जाता है अगर सेगमेंट ट्रांसलोकेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स में। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है जहां पर दो क्रोमोसोम्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा हो। अब देखिए एग्जाम्पल दिया, बर्किट्स लिम्फोमा, क्रोमोसोम्स 8 और 14 में म्यूचुअली चेंज हो रहा है कि इसकी यहाँ कर एक लोकेशन इसमें चली गई, 8 था 14 था, इसकी लोकेशन यहाँ पर कुछ ऐसे, इन दोनों में अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इसके वजह से डिसऑर्डर डेवलप होगा। और एक होता है रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, नॉन म्यूचुअल अटैचमेंट होता है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिलीशन, डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम देखेंगे डिलीशन, तो ABCDEF ये क्रोमोसोम्स थे, बट यहाँ पे देखिए जो बी वाला पार्ट था वो डिलीट हो गया है। तो पहली चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया डिलीशन, इससे कौन सी डिसीज होगी, रेटिनोब्लास्टोमा, और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर एक मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड मैंने आपको बताया डुप्लीकेशन, बी वाला पार्ट क्या बता रहा है, डुप्लीकेशन को बता रहा है। तो यहाँ था ABC, यहाँ पर था DEF, ABCD जो था देखिए रिपीट हो गया, जिसके कारण इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, DD दो बार आ गया ना। तो ये सेकेंड वाला मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेशन हो रहा है सेकेंड, ठीक है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड, लेंथन कर देता है उसको, ठीक है। फिर थर्ड वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो थर्ड वाला क्या बताया, सी वाला इन्वर्शन बताया है कि यहाँ पे थे ABC ये ऑर्डर था, DEF था, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो DE है वो यहाँ तो गया बट इन्वर्स हो गया, तो ED हो गया। ये जो BC था यहाँ पर आके CB हो गया, तो ये क्या बता रहा है, इन्वर्शन को बता रहा है। इन्वर्शन भी हमने यहाँ पर देख लिया, सेगमेंट डिटैच होता है, रिवर्स होता है और अटैच इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हो जाता है, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद डी वाला आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखिए अब ABCDEF दिख रहा है, LMNOP, PQ जो है ना वो यहाँ इस वाले पार्ट में थे, लेकिन वो जब यहाँ पे चेंज हुआ
तो इस वाले पार्ट से वो इस वाले पार्ट में शिफ्ट हो गए। तो ABC वैसा ही था, DEBF वैसे ही था, लेकिन जो PQ था वो इधर आ गया, इधर देखिए, ठीक है, PQ यहाँ आ गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया इन दोनों के बीच में, मतलब क्रोमोसोम अटैच हो गया दूसरे क्रोमोसोम से जाकर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है, इस लेक्चर में। तो हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप होता है, कुछ प्रेजेंट बाय बर्थ होंगे, कुछ एक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग लाइफ टाइम में। तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और अभी हम क्या कवर कर रहे थे, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो अगला लेक्चर होगा इसमें मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा और नंबर्स वाइज कैसा होगा। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी एब्नॉर्मेलिटीज आती हैं, डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसीज बताई, थर्ड टाइप जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और फोर्थ मैंने आपको बता दिए माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पढ़ा है। तो इसी हम ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वाला अभी हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, उसके जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, सिंड्रोम्स, तो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करिए नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले, राइट। यहाँ तक हमने कवर किया, अगले लेक्चर में हम डाउन सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ डाउट, आपको लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या किसी भी तरीके के आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो feel free to ask in the comment section. We are here to answer your questions, to clear your doubts. So आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।